1 जुलाई 2018 सुबह के 5:30 बजे होंगे। बुरारी में ही रह रहे गुरचरण सिंह जो कि रोजाना की तरह इस दिन भी मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे और वो लौटते हुए देखते हैं कि उनके मोहल्ले का जो ग्रोसरी स्टोर है वो बंद पड़ा है। उस दिन इनकी दुकान खुली नहीं। उन्हें ये देखकर काफी अजीब होता है क्योंकि दूध के पैकेट और ब्रेड के पैकेट भी उस स्टोर के बाहर ही पड़े थे। अमूमन ये स्टोर 6 बजे से पहले ही खुल जाया करता था, तो गुरचरण सिंह को बड़ा अजीब लगता है। और ये स्टोर जो ओन करती थी वो थी चंडावत फैमिली, जो कि पिछले 22 साल से गुरचरण सिंह के नेबर थे। तो गुरचरण सिंह उनके एक फैमिली मेंबर को कॉल करते हैं, लेकिन उनका कॉल कोई भी नहीं उठाता। तो उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बाद में गुरचरण सिंह चंडावत हाउस की तरफ बढ़ते हैं। उस घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस चंडावत फैमिली के 11 मेंबर्स ने अपने आप को उसी घर की छत से हैंग कर लिया था। और ये देखकर गुरचरण सिंह काफी ज्यादा डर जाते हैं और बदहवास होकर उस घर से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है तो उनमें से कुछ लोग उस घर के अंदर एंटर करते हैं। सेम फैमिली दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। आखिर 3 जनरेशन एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब चीज ये हुई कि पुलिस के आने से पहले ही एक बंदे ने उस घर में घुसकर सभी डेड बॉडीज की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और ये वीडियो व्हाट्सएप के थ्रू पूरे देश में फैल जाती है। और जब पुलिस इस घर में एंटर करती है तो उन्हें एक अजीब सी वाइब महसूस होती है, क्योंकि उस घर का जो ऑरा था वो काफी ज्यादा नेगेटिव था। वो पुलिस वाले ही सही, लेकिन उस वर्दी में है तो इंसान ही। तो पुलिस वाले भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और उनमें से एक पुलिस वाले ने बताया कि जब वो लोग उस घर में एंटर करे थे तो वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो काफी ज्यादा नेगेटिव था। अंदर घुसते ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। और जिस तरह से जिस हालत में वहाँ पर डेड बॉडीज लटक रही थी वो भी काफी ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि उन सभी डेड बॉडीज के हाथ बंधे हुए थे और उनके फेस पर पट्टी बंधी हुई थी ताकि वो शोर ना कर सके और कानों में रुई भी डाली गई थी। अब अपने आप को महसूस करो कि तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो तुम्हारी क्या हालत होगी। और 10 डेड बॉडीज तो ऐसे ही लटकी हुई थी और जो 11वीं डेड बॉडी थी नारायणी देवी की एक कमरे में पड़ी हुई मिली अलग से। डॉक्टर्स भी इस केस की रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सभी लोगों ने मार्च की थी। और जिस तरह से वो डेड बॉडीज पाई गई थी उन्हें देखकर कतई नहीं लग रहा था उन्हें जबरदस्ती वहां पर लटकाया गया है। तो ये एक मार्च सुसाइड था। लेकिन 11 लोग जो कि काफी खुश रहते थे, आखिरकार वो इस तरह से इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। पुलिस के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन पुलिस ये केस सॉल्व नहीं कर पा रही और लोगों की डिमांड से ये केस बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, उससे पहले इस फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। इस फैमिली के 2 सरनेम थे, भाटिया और चंडावत, और ये दोनों सरनेम्स को ही यूज करते थे। अब वैसे तो चंडावत फैमिली राजस्थान की रहने वाली थी, पर 1999 में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे क्योंकि यहाँ पर उनका प्लाईवुड का काफी बड़ा बिजनेस था। और आम फैमिली की तरह ही ये फैमिली भी काफी ज्यादा खुश मिजाज थी और पैसे वाली भी थी। और सभी मोहल्ले वालों के अकॉर्डिंग ये फैमिली घुल मिलकर रहने वाली फैमिली थी। इस फैमिली की सबसे बुजुर्ग महिला थी नारायणी देवी और नारायणी देवी के 2 बेटे थे, ललित और भावेश। ललित की वाइफ थी टीना और भावेश की वाइफ थी सविता। नारायणी देवी की पति की डेथ एक बीमारी के चलते 2007 में ही हो गई थी, जिसकी वजह से इस फैमिली को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि इनके घर का मेन सदस्य ही चला गया था। इसके बाद इस फैमिली को काफी फाइनेंशियली भी काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। नारायणी देवी की एक प्रतिभा नाम की बेटी भी थी। इसके आगे प्रतिभा के 3 बच्चे, प्रतिभा की बेटी प्रियंका और भावेश की बेटी नीतू, छोटी बेटी मेनिका और एक बेटा ध्रुव। ललित का सिर्फ एक ही बेटा था, शिवम। और ये पूरी फैमिली चंडावत फैमिली की 3 जनरेशन पिछले 22 साल से इसी घर में रह रहे थे। इस घटना से 15 दिन पहले
प्रियंका की सगाई भी हुई थी और ये सगाई काफी धूमधाम से की गई थी। करीबन 20-22 लाख का खर्चा इस सगाई पर आया था। तो यहाँ पर भी सोचने वाली बात है कि जब इतना खर्चा किया था उन्होंने 15 दिन पहले, तो ये लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ये फैमिली ने आखिरकार मार्च किया तो किया क्यों। अब पुलिस के हाथ में इसी घर में 11 डायरीज हाथ लगती हैं और इन 11 डायरीज में पिछले 10 साल से जो कुछ हो रहा था वो सब नोट डाउन किया हुआ था। यानी कि उस घर में रह रहे सभी लोगों की दिनचर्या शेड्यूल किया गया था कि उन लोगों ने क्या कुछ करना है क्या नहीं। जैसे कि उस डायरी में लिखा गया था कि ध्रुव जो उस घर का लड़का है वो फोन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसको फोन कम यूज करने दिया जाए, और भी ऐसी काफी सारी इंस्ट्रक्शंस वहां पर लिखी गई थी। और ये सब कुछ लिख कौन रहा था? वो था इस घर का सबसे बड़ा बेटा ललित। असल में ललित को एक ब्रेन डिसऑर्डर था जिसकी वजह से वो भूत प्रेतों पर काफी यकीन करता था और वो बताता था कि उसमें उसके पिताजी आते हैं और उसे वो बताते हैं कि घर को कैसे चलाना है और बिजनेस को कैसे रन करना है। तो सभी लोग ललित की बात ही मानते थे। कुछ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि इसमें ज्यादातर जो भी लिखा गया है वो ललित ने नहीं लिखा, तो ज्यादातर प्रियंका और मेनिका ने, ये दोनों लड़कियों ने ही लिखा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि किस हद तक ललित का इस पूरी फैमिली पर कंट्रोल था। अब ललित ऐसा क्यों था? क्योंकि पास्ट में उसके साथ 2 बड़े हादसे हो चुके थे। एक बार तो वो अपनी बाइक से गिर गया था जिसकी वजह से उसके सर पर काफी गहरी चोट आई थी, और दूसरी बार उसके साथ क्या हुआ था कि प्लाईवुड की फैक्ट्री में जब वो काम कर रहा था तो वहां पर किसी ने उस प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगा दी थी और वहां पर ललित फंस गया था। इस हादसे में वो बच तो गया लेकिन उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आवाज गंवानी पड़ी। ये जो परिवार था ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल परिवार था। यहाँ पर पूजा पाठ डेली होती ही रहती थी। तो एक दिन इनके घर पे पूजा हो रही थी, हनुमान चालीसा चल रही थी, तो अचानक से ललित एकदम से ये हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये पूरी हनुमान चालीसा ललित ही पढ़ता है और फैमिली वाले भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहीं पर इनकी फैमिली का भगवान पर और भी ज्यादा भरोसा हो जाता है और साथ ही साथ ललित पर भी काफी ज्यादा भरोसा हो जाता है। अब ये जो ललित था ये भूत प्रेतों पर काफी ज्यादा मानता था। पुलिस वाले ने इसका मोबाइल भी चेक किया तो यहाँ पर जो भी कंटेंट ज्यादा कंज्यूम किया गया था वो भूत प्रेत के रिलेटेड ही था। और ऐसा कहा भी जाता है कि ललित शाम के टाइम कब्रिस्तान में भी जाता था। अब ललित सबसे आखिरी में जो चीजें बताता है फैमिली को वो ये थी कि उन्हें एक बड़ पूजा करनी है। ये बड़ पूजा इसीलिए करनी है क्योंकि उनके पिताजी वापस आ जाएं। ललित ने बोला था कि उसके पिता ने उससे वादा किया है कि जैसे ही ये पूजा खत्म होगी उसके पिताजी दोबारा से इस धरती पर वापस आ जाएंगे। अब इस डायरी के अकॉर्डिंग जो पुलिस वालों को मिली थी इसमें लिखा गया था कि पूजा कैसे करनी है, रात के 11 से 1 बजे के बीच बीच में करनी है और किसी को भी किसी से कोई बात नहीं करनी है और ना ही किसी चीज से डरना है। और इसीलिए उस परिवार के लिए वो केबल मंगवाई गई ताकि उन लोगों के हाथ बांध सके और आंखों पर पट्टियां बांधी गई और कानों में रुई भी डाली गई ताकि वो लोग चलती ही पूजा में डिस्टर्ब ना हो सके। और सबसे क्रीपी चीज तो ये थी कि पूजा के दौरान उन सभी को अटेम्प्ट करना था और ललित के अकॉर्डिंग जैसे ही वो मरने वाले होंगे तो उनके पिताजी उन्हें आकर बचा लेंगे, लेकिन रियलिटी हमारे सामने ही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान के अंधविश्वास के चलते हुए सभी लोगों ने उसकी बात मान ली। प्रियंका जो कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी उसने भी सवाल नहीं उठाया कि आखिरकार वो ये सब कर क्यों रहे हैं। शायद ललित का उसकी फैमिली पर काफी ज्यादा कंट्रोल होगा, कोई भी उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर एक इंसान की बीमारी कह लो, बेवकूफी कह लो, उसकी वजह से पूरे के पूरे परिवार को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और मीडिया का सबसे बुरा इम्पैक्ट ये हुआ कि मीडिया ने सीधा ही इस केस को भूत प्रेत के साथ जोड़ दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। तो अगर आप लोगों को जानना है मुंबई के सबसे बड़े सीरियल किलर के बारे में तो ये रही वीडियो, आप लोग देख सकते हो।